कैलिफोर्निया में सोमवार को एक छोटा प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। यह प्लेन 2 मकानों के ऊपर गिरा और धमाके के बाद इसमें आग लग गई। एक डिलीवरी ट्रक समेत कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 से 4 लोग इसमें घायल हो गए। वहीं 10 घरों को काफी नुकसान हुआ है। प्लेन क्रैश के बाद का वीडियो भी सामने आया है। इसमें मकान और वाहन जलते हुए दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज़ सुनते ही वे जलते हुए घरों की तरफ दौड़े और लोगों को निकालना शुरू कर दिया। एक महिला ने बताया कि एक डिलीवरी ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ये प्लेन दोपहर करीब 12 बजे कैलिफोर्निया के सेंटी शहर में क्रैश हुआ। यहाँ एक ट्विन इंजन 6 सीटर एयरक्राफ्ट था जिसने करीब 11 बजे एरिज़ोना से उड़ान भरी थी। इसी दौरान कुछ खराबी आने की वजह से ये क्रैश हो गया। ये प्लेन जहाँ गिरा वहाँ उसके पास ही हाई स्कूल भी है, लेकिन राहत की बात यह है कि स्कूल इसकी चपेट में नहीं आया और सभी छात्र सुरक्षित हैं। पाकिस्तान का एक आतंकी आज सुबह दिल्ली में पकड़ा गया। वह लक्ष्मी नगर के एक घर में रह रहा था। उसके पास से AK-47, 50 गोलियां और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ है। वह पाकिस्तान के पंजाब के नरोवाला का रहने वाला है। उसके पास से एक भारतीय पासपोर्ट भी जब्त किया गया है। उसकी एक फर्जी ID भी मिली है जिसमें उसका नाम अली अहमद लिखा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार सुबह उसको लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किया। उससे अभी पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि वह 15 सालों से दिल्ली में रह रहा है। उसे पाकिस्तान के आतंकी सेल का दिल्ली प्रमुख बताया जा रहा है। प्रारंभिक सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ऐसी सूचना मिली है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के जरिए दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी कर रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया है। फर्जी गन लाइसेंस मामले में CBI ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की है। CBI की अलग अलग टीमों ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 14 ठिकानों पर एक साथ छापे मारा है। इस दौरान पूर्व IAS अधिकारी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार रहे बशीर अहमद के घर की भी तलाशी ली गई। इससे पहले CBI ने करीब 3 महीने पहले कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाकर 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान 2 सीनियर IAS अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी और नीरज कुमार के घर की तलाशी ली गई थी। उन दोनों पे आरोप है कि उन्होंने 2 लाख फर्जी गन लाइसेंस जारी करने के मामले में मिले हुए हैं। बता दें कि गन लाइसेंस जारी करने के मामले में जम्मू कश्मीर देश में टॉप पर है। यहाँ 2018 से 2020 तक सबसे ज़्यादा हथियार लाइसेंस जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियों में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए तीनों आतंकी LET के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनमें से एक की पहचान मुख्तार शाह के नाम पर हुई है। मुख्तार वही आतंकी है जिसने कुछ दिन पहले श्रीनगर में रेहड़ी लगाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। उस हमले के बाद से ही मुख्तार भागकर शोपियां पहुंच गया था। वैसे सुरक्षा बलों ने अलग अलग मामलों में सोमवार और मंगलवार को 6 आतंकी मार गिराए हैं। सोमवार को बांदीपोरा में 2 आतंकी, अनंतनाग में 1 आतंकी को ढेर किया है। इसके अलावा पुंछ सेक्टर से लगे रजौरी के डोरा में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है। वहां सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सीमा के नज़दीक पीर पंजाल रेंज में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 जवान गोली लगने से शहीद हो गए। करीब 4 जवानों के घायल होने की खबर है। इन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उल्लेखनीय है कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने वहां पर कार्रवाई तेज कर दी है। 2 दिन में ही वहां 5 स्थानों पर सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हो चुकी है। 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज से उत्तर प्रदेश में विजय रथ यात्रा निकालेंगे। इस विजय रथ यात्रा के जरिए वे कानपुर से जजमाऊ, गंगा तट और घाटमपुर पहुंचेंगे। सपा का दावा है कि अखिलेश बुंदेलखंड से अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। वे 13 अक्टूबर को जालौन होते हुए कानपुर देहात पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हर पार्टी अलग अलग ढंग से अपनी चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस की ओर से भी प्रियंका गांधी पूरे राज्य में यात्रा के लिए निकलने वाली हैं। भाजपा और बसपा की चुनावी सभाएं पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। सपा प्रमुख विपक्षी दल है, इस कारण उसके अभियान का असर राज्य के चुनाव मैदान में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस बात पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि
कि सपा किस किस दल के साथ संगठन बनाकर चुनाव लड़ेगी। गुजरात के सूरत में गरबा खेल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी पार्षद के कार्यकर्ताओं की पिटाई का मामला सामने आया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद माहौल गर्मा गया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने बाद में पुलिस थाने का घेराव कर दिया। घटना सूरत के वीर नर्मदा दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी की है। वहां कैंपस में गरबा खेला जा रहा था, तभी यहां पुलिस पहुंच गई और मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में कई छात्रों समेत बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के कुछ वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस और कुछ खाकी वर्दी में छात्रों के साथ मारपीट और हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई छात्रों को पुलिस पीसीआर में बिठाकर थाने ले गई। वहीं इस पूरी घटना के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सूरत में उमर थाना का घेराव कर लिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से अनुमति लेकर सीमित संख्या में गरबा खेल रहे थे। तभी वहां उमर थाने की पुलिस पहुंच गई और गाली गलौज के साथ मारपिटाई शुरू कर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इजराइल और भारत को करीबी दोस्त बताया है और कहा कि इजराइल का दौरा करने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में कश्मीर को लेकर इतनी बड़ी नीति लागू की थी। इमरान खान ने 11 अक्टूबर को मिडिल ईस्ट आई को दिए इंटरव्यू में अफगानिस्तान, भारत, इजराइल और अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर कई सवालों के जवाब दिए। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि फिलिस्तीन और कश्मीर की स्थिति मिलती जुलती है, ऐसे में भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी खतरनाक है। इस सवाल पर इमरान खान ने कहा कि इनमें दो राय नहीं है कि भारत इजराइल काफ़ी करीबी हैं। इजराइल की यात्रा के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को लेकर इतनी बड़ी और कठोर नीति लागू की थी। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे श्रीलंका के अपने समकक्ष जनरल सवेंद्र सिल्वा के निमंत्रण पर 5 दिवसीय यात्रा पर आज पहुंचेंगे। इस दौरान वह श्रीलंका के शीर्ष राजनेता और सैन्य नेतृत्व से मिलेंगे। द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए सेना प्रमुख की आज से 5 दिवसीय यात्रा शुरू होगी। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अपनी यात्रा में जनरल नरवणे के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से मुलाकात करने के आसार हैं। बता दें कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के एक दिन बाद पार्टी के एक प्रांतीय सचिव, 2 जिला अध्यक्ष और जम्मू नगर निगम के 2 पार्षदों समेत 3 दर्जन से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। राणा के कार्यालय के एक सहयोगी ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव, 2 जिला अध्यक्ष, 2 नगर निगम पार्षद, 1 ब्लॉक अध्यक्ष और जम्मू जिले के पार्टी के कई जिला और प्रखंड समेत सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और राणा को अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने वाले नेताओं में जम्मू के प्रांतीय सचिव अरशद चौधरी, जम्मू शहरी इकाई के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह जामवाल, जम्मू ग्रामीण इकाई के जिला अध्यक्ष सोमनाथ खजूरिया, भवाल के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सिंह और नगर निगम के एच सुच्चा सिंह और अन्य कई लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमओएस जितेंद्र सिंह के छोटे भाई देवेंद्र राणा की गिनती नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में होती थी। पार्टी से उनके जाने को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार का पद छोड़ने के बाद 2011 से ही नेशनल कॉन्फ्रेंसों के प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर काबिज थे। बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधान वाले विवादित बिल गहलोत सरकार वापस लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल को वापस लेने के साफ संकेत दिए हैं। बता दें, 17 सितंबर को ही विधानसभा में शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन बिल को पारित किया गया था। इसमें बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है। विवाद के बाद इस बिल को फिलहाल राज्यपाल ने रोक दिया था। अब सीएम गहलोत ने इस बिल को राजभवन से वापस मांगने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुई वर्चुअल समारोह में कहा, राजस्थान में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। विधानसभा में विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पारित हुआ है,
यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हम विधि विभाग से इसे दिखवा रहे हैं। गवर्नर साहब से निवेदन है कि विवाह रजिस्ट्रेशन वाला बिल सरकार को वापस भेज दें। हम इसे दिखवा लेंगे। हमने पहले भी इस पर कानूनी राय ली है। आगे कानूनी राय अगर विपरीत आई तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। गहलोत ने कहा, यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो कानूनी राय ली जा रही है और आगे भी लेंगे, राजस्थान में किसी कीमत पर बाल विवाह नहीं हो या सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। विवाह का रजिस्ट्रेशन जो है उसका भी एक कानून पास हुआ असेंबली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश था कि तमाम शादियाँ जो होती है उनका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, जिससे कि बाद में उनके परिवार में कोई बच्चा पैदा हो, कोई बचपन में बाल विवाह किसी का हो गया, बड़े हुए वो लोग, उनके बच्चे पैदा हो गए, उनके प्रॉपर्टी या उनके खानदान में जो लीगेसी है उनके माता पिता की, दादा दादी की, उसमें अड़चन नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी किसी की भी हो, उसके बावजूद भी उसका रजिस्टर होना जरूरी है। बड़े निवेशकों में शुमार राकेश झुनझुनवाला अगले साल तक देश में नई विमानन कंपनियां शुरू करने जा रहे हैं। आकाशा एयरलाइन नाम से इस कंपनी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सोमवार को मंजूरी भी मिल गई। जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को ही झुनझुनवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मोदी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की फ़ोटो भी साझा की थी। आकाशा एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, भारतीय एक्सप्रेस की कठिन प्रतियोगिता के बीच आकाशा एयरलाइन ने प्रवेश किया है। हम नए इनोवेशन के साथ आ रहे हैं। यात्रियों को सस्ता टिकट मिलेगा और आरामदायक सफ़र होगा। बता दें, राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के बादशाह कहे जाते हैं। वह ऐसे समय में नई एयरलाइन की शुरुआत कर रहे हैं जब ज़्यादातर विमानन कंपनियां घाटे में चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले उन्होंने कई निजी विमानन कंपनियों के बड़े अफसरों के साथ बैठक की है। इसके अलावा वह कई बड़े विशेषज्ञों से राय भी ले चुके हैं। आकाशा एयरलाइन ने यात्रियों को नए अंदाज में सफ़र कराने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि उनके विमान छोटे से छोटे एयरपोर्ट पर भी आसानी से उतर सकेंगे। साथ ही झुनझुनवाला ने कहा कि वह आकाशा में 40% हिस्सेदारी रखेंगे। इस कंपनी के पास अगले 4 वर्ष में 180 सीटें क्षमता वाले 70 विमान होंगे। अफगानिस्तान में हालात को लेकर मंगलवार को होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाले इस सम्मेलन में तालिबान की ओर से सत्ता का नियंत्रण हासिल करने के बाद युद्धग्रस्त देश में बनी स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन के एजेंडे में अफगानिस्तान में मानवीय ज़रूरतों को लेकर प्रतिक्रिया, सुरक्षा स्थिति, आतंक के खिलाफ लड़ाई और मानव अधिकार पर विचार विमर्श जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, G20 की इटली की अध्यक्षता की ओर से निमंत्रण पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर वर्चुअल माध्यम से होने वाली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन इटली कर रहा है, जो G20 का वर्तमान अध्यक्ष है। बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अफगानिस्तान के हालात पर SCO ASTO आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर हाल ही में न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुए थे। अदानी पोर्ट ट्रस्ट ने सोमवार को कहा कि उनके टर्मिनल पर अब ईरानी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले कार्गो शिपमेंट नहीं लिए जाएंगे। यह फैसला 15 अक्टूबर से लागू होगा। अदानी समूह की तरफ से यह कदम गुजरात की मुद्रा पोर्ट से एक कार्गो से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद उठाया गया है। अदानी समूह ने अपने फैसले की जानकारी देते हुए कहा, 15 नवंबर से अदानी पोर्ट ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले कार्गो को नहीं लेगा। यह एडवाइजरी अदानी के संचालन और नियंत्रण वाले सभी टर्मिनल्स पर लागू होंगी। इससे पहले 13 सितंबर को अदानी समूह की ओर से संचालित गुजरात के मुद्रा पोर्ट से 2 कंटेनरों में 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। बताया जा रहा है कि यह कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से आया था, जहां तालिबान के आने के बाद नशीली पदार्थों की तस्करी बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। बता दें, DRI ने
2 दिन पहले ही मुंबई से 25 किलो हेरोइन पकड़ी थी, जिसकी कीमत 125 करोड़ बताई गई। हेरोइन मुंबई के नवाहा शेप पोर्ट पर एक कंटेनर से बरामद हुई। बताया गया था कि यह कंटेनर ईरान से आया था और इसे मूंगफली के तेल की खेप के बीच छिपाकर लाया जा रहा था। इस मामले में डीआरआई ने नवी मुंबई इलाके से जयेश सांघवी नाम के एक बिजनेसमैन को भी गिरफ्तार किया था। पिछले महीने इसी तरह मुंबई एयरपोर्ट से करीब 5 किलो हेरोइन के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई थी, जिसकी कीमत 25 करोड़ बताई गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में जारी कोयला संकट के बीच 4 दिन से भी कम के लिए कोयला स्टॉक वाले षड्यंत्रों की संख्या एक सप्ताह में 64 से बढ़कर 70 हो गई। ये आंकड़े रविवार तक के हैं। इन षड्यंत्रों में कोयला नहीं पहुंचा तो बिजली उत्पादन कभी भी बंद हो सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और कोयला सचिव मंगलवार को मौजूदा हालात से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के समक्ष पेश करेंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ समस्या के निदान पर अहम बैठक की। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्री ने रविवार को देश को आश्वस्त किया था कि विद्युत संयंत्रों की मांग के अनुरूप पर्याप्त कोयला उपलब्ध है और इनमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गृह मंत्री शाह के साथ नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में करीब 1 घंटे तक बैठक चली, जिसमें ऊर्जा, कोयला मंत्रालय और एनटीपीसी के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने कोयला उपलब्ध कराने के लिए गुहार लगाई थी। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया था कि कोयला का पर्याप्त भंडार है। इस बीच महाराष्ट्र में कोयले की कमी से बिजली संयंत्रों की 13 उत्पादन इकाई बंद कर दी गई हैं। इस वजह से देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में भी बिजली की कमी का संकट हो गया है। वहीं चंद्रपुरा, भूसवाल, नासिक आदि संयंत्रों में भी उत्पादन इकाई बंद है। महाराष्ट्र के बिजली विभाग ने पनबिजली सहित दूसरे स्रोतों से बिजली हासिल करने की तलाश शुरू की है। साथ ही सुबह 6 से 10 बजे और शाम को 6 से 10 बजे तक नागरिकों को संभाल कर बिजली उपयोग करने की सलाह दी गई है। राज्य के ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे ने कहा, कोयले का 1.5 दिन का स्टॉक बचा है। बाकी राज्यों में कटौती के बीच दक्षिण भारत राज्यों में भी उत्पादन घटता जा रहा है।